नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव बना हुआ है उसमें लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप किस ओर इशारा कर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव है दुनिया पे उसका क्या असर पड़ेगा, क्या कुछ अपडेट आया है, अब तक इजराइल ईरान को कितना नुकसान पहुंचा चुका है, बैक फुट पर कौन आया है और फ्रंट फुट पर कौन युद्ध लड़ रहा है, किस तरह की वहां तैयारियां हो चुकी हैं युद्ध को लेकर, किस तरह से वहां जो आपातकाल लागू किया गया है इजराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से, नेतन्याहू का क्या प्लान है। हमारे साथ मौजूद है साहिल। तो चलिए लगाते हैं दूरबीन और दूर की खबर को पास से देखते हैं। साहिल, शुरुआत इसी तस्वीर से करते हैं क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप ईरान से परमाणु समझौते की भी बात कर रहे हैं और नेतन्याहू जो ट्रंप का जो फोटो है, जो दोस्ती है, क्या कहना है इस पर? देखिए, जो इन दोनों की दोस्ती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि नेतन्याहू जब पिछली बार भी हमला करते हैं उस समय क्या होता है, उस समय डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि हाँ मेरी बातचीत हुई थी, ठीक है। और कोई भी बड़ा ऑपरेशन करने से पहले हमेशा ये रहा है कि इजराइल और ट्रंप की हमेशा बात रही है, इजराइल और अमेरिका ने हमेशा बातचीत की है आपस में किसी भी बड़े अटैक से पहले, चाहे वो हसन नसरल्ला को मारना हो, चाहे वो यावा सिनवार को मारना हो, चाहे वो ईरान पर किसी तरीके का अटैक करना हो। तो इस वाले अटैक में भी ये माना जा रहा है कि अमेरिका के पास जानकारी पूरी थी कि अटैक किस तरीके से होने वाला है। हालांकि बाद में ऐसा स्टेटमेंट ज़रूर जारी कर दिए गए कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मगर जितने विशेषज्ञ हैं वो यही कह रहे हैं कि अमेरिका के जाने बिना ये अटैक करना उतना नहीं हो सकता। यहाँ पे विरोधाभास भी था साहिल। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमें इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब अटैक होता है उसी समय आप बीच में कहते हैं कि ईरान को ऑफर देते हैं, अभी वक्त कर लो हमारे साथ समझौता। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो ये है, जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप की पहले ही डील चल रही थी किसके साथ, अयातुल्लाह अली खामेनेई के साथ पहले ही डील चल रही। कहाँ? टर्की में एक डील चल रही है, टर्की में दोनों की बातचीत चल रही थी किस बात पर कि जो न्यूक्लियर डील की जानी है, जो न्यूक्लियर प्लांट है उसका संवर्धन रोकना है। आप यूरेनियम का संवर्धन ज़्यादा कर रहे हैं, उसको रोक दीजिए। तकरीबन 5 दौर की बातचीत पहले भी हो चुकी थी, उसके बाद अब ये डील चल रही थी वहाँ। इस बीच नेतन्याहू ने वहाँ अटैक कर दिया। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक तरफ जहाँ डोनाल्ड ट्रंप डील कर रहे हैं और यहाँ से नेतन्याहू अटैक कर दे? ये पॉसिबल था ही नहीं। ये पूरा सब कुछ सोचा समझा था, किस तरीके से अटैक किया जाना है, किस तरीके से पूरी प्लानिंग की जानी है, सब कुछ जानबूझकर किया गया ताकि एक प्रेशर बनाया जा सके ईरान के। मतलब ये कहना गलत है कि हमें पहले से नहीं पता था, पता सब कुछ था। दूसरा फोटो ये, बिल्कुल, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू और खामेनेई, अब ये जो लड़ाई है वो आमने सामने की हो गई है सीधी, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि इस युद्ध को हम तब तक नहीं रोकेंगे जब तक हम वहाँ या तो तख्ता पलट नहीं कर देते हैं या ईरान का बिल्कुल खात्मा नहीं कर देते, या जो तीसरी कंडीशन दी गई है कि खामेनेई खुद ही इस सर्वधन को रोक दें, न्यूक्लियर डील पर कुछ बातचीत कर ले अमेरिका के साथ, उसके बाद ये अटैक रोके जाएंगे। फिर से वही पॉइंट आया ना कि या तो अमेरिका के साथ आप बातचीत कर लीजिए या फिर यहाँ लड़ाई लड़ लीजिए। तो इनका और जो ये फोटो हम लोग जहाँ से भी शुरुआत की थी, तो ये पूरा दोनों लोग मिलके यहाँ पे एक प्रेशर बना रहे, एक प्रेशर बनाना चाह रहे हैं सिंपल से, क्योंकि खामेनेई ने पहले ही बात साफ कर दी थी कि देखिए हम ऐसी डील नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका का कहना साफ था कि आप अपनी डील को कम कर दीजिए, आप यूरेनियम संवर्धन को कम कर दीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, पर आपको न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनता है तो ये सबसे बड़ा खतरा होगा, पूरी दुनिया के लिए तो खतरा रहेगा ही रहेगा, अमेरिका के लिए ज़्यादा खतरा बन सकता है। क्योंकि अगर ईरान जैसे देश के पास, जो इस्लामिक कट्टरपंथी जहाँ पर ज़्यादा है, अगर ऐसे देश के पास न्यूक्लियर पावर आ जाता है, न्यूक्लियर प्लांट आ जाता है, तो उस वजह से कई जगह पर डिस्ट्रक्शन हो सकता है और कई आतंकी संगठनों को भी वो पावर मिल सकती है। तो अमेरिका उस मुद्दे पर ज़रूर सही है, मगर ये कहना कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी, ये गलत है। क्योंकि खामेनेई ने ये एक बात कही थी कि अमेरिका जो शर्तें रख रहा है वो हमारी आत्मसंहिता के खिलाफ है, हमारे आत्मसम्मान के खिलाफ है। ये चीज़ कि आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल इस डील को ख़त्म कर दीजिए, आप यूरेनियम का संवर्धन ही ना कीजिए, तो ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक प्राइड का मोमेंट होगा अगर हम कर लेते हैं। और वहीं नेतन्याहू की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि अगर वो न्यूक्लियर प्लांट बना रहे हैं तो हम उस पर अटैक करेंगे, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत पहले ही अपनी डॉक्ट्रिन पॉलिसी चेंज कर दी थी इजराइल के लिए। उन्होंने साफ कहा था कि अगर ऐसा कोई भी देश जो इसके पास न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर है, अगर वो हम पर अटैक करता है तो हम यही मानेंगे कि उसने हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया है। और इस कंडीशन में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो मान के बैठे हैं कि हम अटैक करेंगे। इसलिए उन्होंने ये चीज़ रोकने के लिए, एक इंटरनेशनल प्रेशर बनाने के लिए ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। तो अमेरिका और इजराइल की बात हो रही है तो इंडिया की बात होना भी लाजमी है, क्योंकि
तीनों कहा जाता है कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, इजराइल और इंडिया भी दोस्त है, इजराइल और अमेरिका भी दोस्त है, इंडिया और अमेरिका भी दोस्त है। ये फोटो भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। और जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है, भारत को कई तरह से इसका नुकसान भी हो सकता है, ईरान की तरफ से भी नुकसान हो सकता है, लेकिन क्या कुछ इफेक्ट पड़ सकता है भारत पर, और भारत क्या कुछ रोल प्ले कर सकता है? देखिए, भारत का रोल हमेशा से यही रहा है कि हम शांति चाहते हैं। जो पीएम मोदी ने बाद में ट्वीट कर भी कहा था कि मेरी बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत हुई है और जो भी हमले किए गए उसके बारे में इनको विस्तृत जानकारी दे दी गई है। यहाँ पर रोल अहम भी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ईरान हो या इजराइल हो, दोनों के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। ईरान के साथ क्रूड ऑयल को लेकर बहुत अच्छा रिलेशन है, इजराइल के साथ डिफेंस को लेकर बहुत अच्छा रिलेशन है। तो अगर हम वो ट्रेड वाली बात करें तो ट्रेड दोनों के साथ है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भारत किसका साथ देगा। जैसा इंडिया ने, जैसा भारत ने रशिया यूक्रेन युद्ध के समय किया कि हम तटस्थ करेंगे, हम बस उसमें शांति की वार्ता करने में आपकी मदद करेंगे, हम चाहते हैं कि सीज फायर लग जाए, ऐसा ही कुछ रोल हमें इंडिया का इसमें भी देखने को मिल सकता है कि इंडिया हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। इंडिया पर जब तक किसी और ने अटैक नहीं किया, इंडिया ने खुद से अटैक नहीं किया, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों ना हो। ऑपरेशन सिंदूर भी पहले नहीं किया गया था, पहलगाम हमले के बाद वो किया गया था, एक जवाब के तौर पर वो किया गया था। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं। और भारत पर अगर हम देखें कि इसका क्या असर पड़ेगा, तो सबसे पहले इसका असर पड़ने वाला है इकोनॉमी पे, ट्रेड पे असर पड़ेगा। और ट्रेड पर असर पड़ते ही भारत में इंसर्जेंसी बढ़ सकती है, भारत में महंगाई बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि ईरान के पास क्रूड ऑयल के जो हम कहें तेल के कुएं हैं बहुत ज़्यादा, और अगर वो तेल के कुएं कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हुए, जैसे ही वो डिस्ट्रॉय होते हैं तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। तेल की कीमतें बढ़ने के साथ ही ट्रेड बढ़ जाएगा, और ट्रेड बढ़ने का मतलब ये है कि आपका तेल की कीमतें बढ़ गई, आपका ट्रांसपोर्ट बढ़ गया। एक बार आपका ट्रांसपोर्ट बढ़ गया तो वो चीज़ें जो सामान आने वाली हैं, चाहे वो भारत में आने वाली हैं, चाहे भारत से बाहर जाने वाली हैं, वो जब तक मार्केट में पहुंचेगी, अगर इसको मैं आम भाषा में समझाऊं, मान लीजिए हम 5 रुपये में कोई सामान खरीद रहे हैं और अचानक से उसकी प्राइस बढ़ जाए बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर ही, और वो चीज़ वहीं से अगर हमें उस बंदे को जिसने हमें बेचनी है, जो मैन्युफैक्चरर है और जो सेल्स पर्सन है, मैन्युफैक्चरर अगर हम सेल्स पर्सन को ही दे रहा है मान लीजिए 20 रुपये पर, तो वो अपना प्रॉफिट निकालने के लिए 20 को 50 कर सकता है। तो वही चीज़ होगी। मान लीजिए कि क्रूड ऑयल को वो 40 रुपये से बढ़ाकर अगर 80 रुपये कर देते हैं, तो वो चीज़ यहाँ असर डालेगी और वो 80 रुपये का कहीं ना कहीं 200 रुपये बन सकता है। तो बहुत बड़ा रेंज हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल साहिल, अगर हम बिल्कुल अब लाइव अपडेट्स पे बात करें, जो हमारे यहाँ खबर भी चल रही है, अगर हम अमर उजाला पे वो खबर देखें तो उस खबर में जो अभी की खबर है वो ये, तेहरान में भारतीय दूतावास ने आपातकालीन संपर्क नंबर भी जारी कर दिए हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए तेहरान में भारतीय दूतावास इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, और भारतीय लोग भी हैं, भारतीय दूतावास में लोग हैं, तो उनके लिए आपातकालीन नंबर जारी करना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये जो नंबर है, ये नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। ये नंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, और सोशल मीडिया पर भी लगातार ये बात कही जा रही है कि आप जहाँ हैं वहीं रहें, क्योंकि अटैक जैसी सिचुएशन बन गई है, कभी भी अटैक किया जा सकता है। क्योंकि रात के समय ईरान ने भी अटैक किया है, रात के समय इजराइल ने भी अटैक किया है। दोनों अटैक्स में हालांकि इजराइल की तरफ से कहना यही था कि हमने जो अटैक किया है उसमें हमने ईरान में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। ऐसी कुछ ईरान ने भी तस्वीर सामने रखने की कोशिश की थी। एक अपडेट और, अगर मैप पे अभी देखेंगे इसको तो साहिल, ये देखो जो लेबनान ने कहा है कि एयर स्पेस बंद नहीं करेंगे। अगर हम मैप पे इसे समझे साहिल, तो जो लेबनान बीच में पड़ता है इजराइल और ईरान के बीच, ये जो तेहरान है, फिर यहां से ये लेबनान है। अगर लेबनान ने ये कह दिया कि वो एयर स्पेस बंद नहीं करेगा तो इसके क्या मायने हैं? देखिए, मायने अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो ईरान और इजराइल के बीच ऐसा तो है नहीं, ये जंग अभी शुरू हुई है, ये काफ़ी देर से चल रही है। क्योंकि देखिए ईरान की हमेशा से एक चीज़ रही है कि ईरान कभी खुद से नहीं लड़ता है, ईरान प्रॉक्सीज तैयार करता है अपने, चाहे वो हूती बनाना हो, चाहे वो हिजबुल्लाह को लेके आना हो, तो इस तरीके से वो चीज़ें बनाता रहता है। अब ऐसे ही जो ये रीजन आ जाता है अपने आप में, लेबनान वाला जो रीजन है, लेबनान वाला हिजबुल्लाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। भले ही हिजबुल्लाह पर अटैक करके ये बात कही जा रही है कि हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया गया, पर कुछ छोटे पोर्शन में हिजबुल्लाह के आतंकी अब भी वहाँ है। हम नीचे अगर यमन की बात करें तो यमन के आसपास भी जो इनके सी पायरेट्स है, जिनको हूती विद्रोही कहा जाता है, वहाँ पर वो मौजूद है। सीरिया के कुछ इलाकों में हिजबुल्लाह के लोग हैं, हमास के साथ आपका युद्ध ऑलरेडी चल रहा है। तो ऐसे में ईरान करेगा क्या? ईरान सीधा अटैक तो कर नहीं सकता है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी अटैक्स देखे उसमें यही देखा है कि इजराइल के जितने भी जेट्स हैं, चाहे वो F-16 हो, वो हमेशा में ईरान की एयर स्पेस में नजर आए हैं कि हम ईरान की एयर स्पेस में घुसे, हमने अटैक किया। ऐसा अभी तक सामने नहीं है कि ईरान से कोई फाइटर जेट उड़ के गया हो इजराइल में। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कुछ करना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस दोनों के बीच तकरीबन अगर मैं टोटल आने जाने का मिलाऊं तो 3500 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। अगर एक जेट जाता है तो उसको वापस आने के लिए फ्यूल भी चाहिए होगा, उस फ्यूल के लिए मिड एयर रिफ्यूलिंग जरूरी है। तो यानी आपको तकरीबन काफ़ी भारी मात्रा में जेट्स को लेकर जाना पड़ेगा। देश है, चाहे सीरिया की बात की जाए, चाहे लेबनान की बात की जाए, चाहे जॉर्डन की बात की जाए, इराक की बात की जाए, और हाँ कुवैत की भी, अगर क्योंकि अगर ये वाला एरिया
चूज किया जाता है, तो इन बीच के जो देश हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है, क्योंकि अगर तेहरान देखिए जो कल अटैक किया गया है वो अटैक बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू किया गया है, ड्रोन्स के थ्रू किया गया है। अब अमूमन ऐसा क्या होता है इन अटैक्स में, किया ये जाता है कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल को दाग दिया जाता है किसी देश पे किसी पॉइंट पर और वो वहाँ जाकर फट जाती है। यहाँ पर इसराइल का कहना साफ था कि देखिए हमने मैक्सिमम जितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स आई उनको हवा में ही निष्क्रिय कर दिया। यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि यहाँ पर बीच में सीरिया आता है, फिर जॉर्डन है, फिर यहाँ पर इराक है, ठीक है, ऊपर भी टर्की आता है। तो ये जो पूरे देश हैं इसके बीच में इजराइल है, ठीक है। अब जब ये इनको क्रॉस करना है, अगर यहाँ से कोई फ्लाइट उड़ती है या कोई जेट उड़ता है, कोई किसी भी टाइप का लॉन्च किया जाता है, तो मिसाइल भी अगर जाती है तो इन देशों के ऊपर से ही जाएगी। बिल्कुल। और इराक को, उनको सबसे पहले इराक का एयर स्पेस क्रॉस करना है, फिर सीरिया का क्रॉस करना है, जॉर्डन का क्रॉस करना है। देखिए जॉर्डन और इजराइल फ्रेंडली कंट्रीज है दोनों, इन दोनों में आपस में अच्छा रिलेशन है। बात रहेगी लेबनान की। लेबनान में क्योंकि हूती विद्रोही मौजूद है, माफ कीजिएगा, हिजबुल्लाह के लोग मौजूद हैं, तो इस वजह से ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लेबनान इस वजह से अपना एयर स्पेस बंद नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर एयर स्पेस बंद नहीं होता तो ये एक कहीं ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि ईरान यहाँ से अब सीधे अपने ड्रोन्स को लॉन्च कर सकता है, सीधे यहाँ पर लाकर अपने मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है इसराइल को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहिल आपका ये सारी जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है जो इसराइल और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है, बाकी जो ये देश हैं जो इसराइल और ईरान के बीच में है, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, क्या कहना है आपका? अमेरिका जो लगातार हस्तक्षेप कर रहा है, ईरान से डील की जा रही है, इंडिया पे इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।